अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 49 चैप्टर विच इज़ द नियोप्लेजिया ऑफ द लैरिंग्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है क्लासीफाई कर दिया गया है लैरिंग्स के नियोप्लेजिया को कि ये बिनाइन होते हैं और मैलिग्नेंट होते हैं। याद रखिएगा, बिनाइन जो हमारे लैरिंग्स के नियोप्लेजिया है उसमें पेपिलोमा, फाइब्रोमा, कॉन्ड्रोमा, हिमेंजोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, रेब्डोमायोमा, न्यूरिलिमोमा, वोकल कॉर्ड पॉलिप। ठीक है, और जो मैलिग्नेंट हमारे पास है उसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, वेरुकोस कार्सिनोमा, लिम्फोमा, फाइब्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, रेब्डोमायोमा। ठीक है, ये सारे मैलिग्नेंट होंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट वन है वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पेपिलोमा। पेपिलोमा होता क्या है, ये असल में हमारी लेरिंजल जो एपिथेलियम है ना उसी का ही बिनाइन नियोप्लाज्म है, एपिथेलियम का होता है। और इसमें दो वेराइटीज़ होती हैं, एक सिंगल सॉलिटरी सा पेपिलोमा भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकते हैं। सिंगल या सॉलिटरी किस तरह होगा, ज़्यादातर ये एडल्ट्स में होगा, सिंगल या सॉलिटरी एडल्ट्स में ज़्यादा बनस्पत और रेयरली चिल्ड्रंस में। सिंगल या सॉलिटरी पेपिलोमा जो कि सेसाइल भी हो सकता है या वो पिडंक्यूलेटेड यानी स्टॉक के साथ लटका हुआ भी हो सकता है। तो इसके अलावा इसकी यूजुअल साइट कहाँ पे होते हैं, ये हमारे एंटीरियर कमीशर पे, और जो वोकल कॉर्ड्स का जो एंटीरियर हाफ होता है यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, ये पेपिलोमा तो ट्वाइस मोर कॉमन ये मेल्स में है देन फीमेल। हिस्टोलॉजिकली जो स्क्वामस सेल पेपिलोमा ये जो है लायबल होता है कि रिकर हो और इसमें मैलिग्नेंट चेंज हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसमें क्लिनिकल फीचर्स पेपिलोमा में क्या होंगे, हॉर्सनेस याद रखिएगा प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है। जो पेडंक्युलेटेड लटका हुआ पेपिलोमा है वो अंदर सक हो सकता है बिटवीन द कॉर्ड्स जब पेशेंट इंस्पायर करेगा, और बाहर निकल आएगा, ब्लो अप हो जाएगा जब वोकल कॉर्ड्स मतलब इंस्पायरेशन के बाद, और रेस्ट पर आ जाएगा जब वोकल कॉर्ड्स फोनेशन कर रहे होंगे। ठीक है, बात करते वक्त। तो इसमें जो है हमें हॉर्सनेस में जो है चेंज मिलता है, चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ द हॉर्सनेस। ठीक है, डिपेंड करता है पेपिलोमा की मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, अंदर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ब्लो आउट हो रहा है, रेस्ट पर है, तो उस हिसाब से हॉर्सनेस चेंज होगी। तो हॉर्सनेस याद रखिएगा। ट्रीटमेंट क्या है, पेपिलोमा को हमने लेंजोस्कोपी करके रिमूव करना होता है ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप पे, कैसे हम सर्जिकल या लेज़र एक्सिजन करते हैं। तो फिर हमने जो पेशेंट है उसको फॉलोअप करना होगा रेगुलरली, एज अ रिकरेंस इज कॉमन एंड इट मे अंडरगो मैलिग्नेंट चेंज, तो फॉलोअप ज़रूरी होता है। और जब पेपिलोमा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको हम रिमूव नहीं कर पा रहे डीएल पर, तो फिर हमें ओपन लेरिंजोफिशर अप्रोच लेनी होगी, यानी बाहर नेक से हम इंसिजन देके और फिर करेंगे रिमूव पेपिलोमा को। तो हमने कहा सिंगल होता है सॉलिटरी, दूसरा मल्टीपल पेपिलोमेटा था। तो अब ये वाले जो है एडल्ट्स में नहीं होंगे, ये इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस में मल्टीपल होते हैं, रेयर इन द एडल्ट, तभी हम इसको मल्टीपल वाले को जुवेनाइल लेरिंजियल पेपिलोमेटोसिस भी कहेंगे। ठीक है, ये नाम इसको इसीलिए दिया गया है कि बच्चों में हो रहा है, इन्फेंट्स और यंग्स में। ये सून आफ्टर बर्थ या बर्थ के टाइम पे भी हो सकता है, ज़्यादातर 2 साल की उम्र के अराउंड। इटियोलॉजी तो नहीं पता, लेकिन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11 की वजह से ये होता है, कंसीडर होता है कि इसमें रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्किन वार्ड्स कहीं और पर बॉडी में हो। तो वोकल कॉर्ड्स इसमें, और जो वेंट्रिकुलर बैंड यानी फास्ट वोकल कॉर्ड है ये इसकी यूजुअल साइट होती है, लेकिन ये लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई कहीं पे भी स्प्रेड भी कर सकता है। तो ये मल्टीपल जो पेपिलोमेटोसिस है इसमें भी जो है हमें वोकल, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स अफेक्ट हो रहे हैं तो हॉर्सनेस मिलेगी, डिस्निया भी हो सकता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहे हैं। अब सिम्टम जो है इनके साइज़ पे और इनकी पोजीशन और उनके कितने ज़्यादा नंबर कितना है उस पर डिपेंड करेगा। एग्जामिनेशन में हम जब लेरिंजोस्कोपी करेंगे तो ये हमें बिल्कुल वार्ड, बंचेस ऑफ वार्ड की तरह ही नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे स्किन पर वार्ड्स बनते हैं ना उसका ये बंच लगेगा, वार्ड की तरह की प्रोजेक्शन होगी जो पिंक से लेकर वाइट कलर की होंगी, और मल्टीपल बहुत सारी होंगी, सिसाइल या पिडंकुलेटेड हो सकती हैं। ट्रीटमेंट, अब इसका जो ट्रीटमेंट है हमने पेपिलोमा को रिमूव करना है, लेकिन हमने लैरिंग्स को भी डैमेज नहीं करना, डैमेज किए बगैर। तो हमने वेट करना है फॉर द नॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ द कंडीशन। देखेंगे, हम वेट करेंगे, नॉर्मली रिजोल्व हो जाती है तो ठीक है। तो पेपिलोमेटा जो है इनको हम एंडोस्कोपिकली रिमूव करते हैं, कैसे, डायथर्माइजेशन, डायथर्मी के थ्रू। तो इसमें हमने सब म्यूकोजल स्कारिंग नहीं करनी, एहतियात से डायथर्मी करनी होगी। ट्रैकियोस्टमी करेंगे ताकि उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन सही हो, हमने कहा ना यहाँ पे एयरवे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, डिस्निया हो रहा था, तो उसके लिए ट्रैकियोस्टमी। और अच्छा सॉरी, इसमें ट्रैकियोस्टमी हम कभी भी नहीं करते, क्योंकि याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भूल गई हूँ, क्योंकि इसमें जो है हमारे जो पेशेंट का जो एयरवे है वो और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, परसिपिटेट होता है। क्यों, क्योंकि जो है पेपिलोमा जो है इम्प्लांट हो सकता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो कभी भी हम ट्रैकियोस्टमी नहीं करेंगे। अब जो है लेज़र सर्जरीज भी आ गई हैं, ये प्रॉमिसिंग होती हैं कि पेपिलोमा को ये लेज़र के थ्रू जो अच्छी तरह से रिमूव हो सकता है, सब म्यूकोजल स्कारिंग भी मिनिमल होगी। पहले हम रेडियोथेरेपी भी ट्राई करते थे, लेकिन उससे मैलिग्नेंट चेंज हो जाता था पेपिलोमा में, तो इसलिए अब हम रेडियोथेरेपी नहीं करते। बाकी भी एजेंट्स ट्राई किए गए हैं ताकि इसकी रिकरेंस ना हो, प्रिवेंट हो, तो वैक्सीन भी आ गई है इसमें, और लोकल एप्लीकेशन एंटीवायरस का भी हम करते हैं ताकि ये स्प्रेड ना हो और रिकरेंस ना हो।
तो ट्रीटमेंट को समराइज़ करें, एंडोस्कोपिक सर्जिकली एक्साइज करते हैं या डायथर्माइजेशन, लेज़र से भी ऑक्सीजन के अच्छे रिजल्ट है। ट्रैकियोस्टमी अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो उसमें हम नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, तो हमने नहीं करना क्योंकि उससे इम्प्लांटेशन हो सकती है पेपिलोमा की। रेडियोथेरेपी हम जो है अब नहीं यूज़ करते क्योंकि मैलिग्नेंट चेंज हो सकता है, और लोकल एप्लीकेशन एंटीवायरल एजेंट्स की करेंगे आफ्टर द रिमूवल। ठीक है, रिमूव कर लिया पेपिलोमा, फिर पीछे हमने एंटीवायरल लगा देने और इसके अलावा वैक्सीनेशन। दैट्स इट। अगला हमारा बिनाइन ट्यूमर है फाइब्रोमा। अब फाइब्रोमा जो है इसके जो है होता क्या है, मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स जो है या तो ऑर्गेनाइजेशन, जब हमारा सब म्यूकोजल हेमाटोमा जो है ऑर्गेनाइज होता है उसकी वजह से फाइब्रोमा बन सकता है, या फिर जब कोई इन्फ्लामेटरी ओरिजिन का भी ये हो सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा ट्रू न्यूप्लाज्म नहीं होते। ठीक है, हमें पता है हेमाटोमा जब भी बनता है वो ऑर्गेनाइज भी होता है, तो सब म्यूकोजल उस हेमाटोमा के ऑर्गेनाइजेशन से फाइब्रोमा बन सकता है। रेयरली लेरिंजल अगर न्यूरोफाइब्रोमा है उसमें भी हमें देखा गया है जनरलाइज न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में। ठीक है, जनरलाइज बॉडी में पूल में होती है ना न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस सिंड्रोम एक, तो टाइप 1 टाइप 2 होती है, तो उसमें भी जो है लेरिंजल न्यूरोफाइब्रोमा मिला है रेयरली। लेकिन इसमें हॉर्सनेस ही सिम्टम होता है और उसको हम कैसे एंडोस्कोपिकली माइक्रोस्कोप के ज़रिए रिमूव करते हैं फाइब्रोमा को। फिर कॉन्ड्रोमा है, नाम से पता चल रहा है कि कार्टिलेज का है, ये वैसे रेयर लेरिंजल ट्यूमर है लेकिन ये हमारे क्रिकोइड कार्टिलेज से, याद रखिएगा, अराइज करता है। कभी कभार ये हमारे बाकी कार्टिलेजेस से भी अराइज कर सकता है। इसमें भी हॉर्सनेस ही होगी। क्यों हो रही है हॉर्सनेस? क्योंकि वो ट्यूमर हमारे लेरिंजल लूमेन पे इंक्रोच कर रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसकी वजह से फिर डिस्निया भी हो सकता है बाद में, तो इसको भी हमने सर्जिकली रिमूव करना होगा। देन हेमेंजोमा है, नाम से पता चल रहा है कि एंडोथेलियल सेल्स का होगा, तो ये ट्यूमर जो है इसको हम मेलफॉर्मेशन कहते हैं, इसको हम कभी भी ट्रू न्यूप्लाज्म नहीं कहेंगे, ये एक किस्म की मेलफॉर्मेशन है। इसमें भी हॉर्सनेस हो रही है, हेमोप्टाइसिस। ठीक है, हेमोप्टाइसिस और हॉर्सनेस इसमें यूजुअली प्रेजेंटिंग सिम्टम होते हैं, मुंह से जो है ब्लड आता है, खून की उल्टी आती है। एग्जामिनेशन पे हमें ब्लूइश किस्म का या पर्पलिश सी स्वेलिंग लेरिंग्स पे नजर आएगी, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से जो है ट्रीट करते हैं। देन आता है वोकल कॉर्ड पॉलिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाइवा में भी बहुत पूछी जाती है, पढ़ाई भी गई है। तो इसमें पॉलिप होता क्या है? पॉलिप जो है ये एक ट्रू न्यूप्लाज्म, याद रखिएगा, नहीं होता, रादर ये एक पिडंकुलेटेड यानी लटकी हुई सी एक स्वेलिंग होती है जो कि लेरेंजल म्यूकोजा से ही अराइज कर रही है। ठीक है, ये लेरिंग्स का म्यूकोजा है, उसी से जो है पिडंकुलेटेड किस्म का एक लेरेंजल म्यूकोजा ही है जिसको हम पॉलिप कह रहे हैं। इसकी इटियोलॉजी तो नहीं पता, लेकिन प्रोबेबली ये अगर कोई ट्रॉमेटिक अब्रेजन हुई है, ठीक है, यहाँ पे ट्रॉमेटिक अब्रेजन हुई या कोई अनरिजॉल्व इन्फेक्शन था अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, उसकी वजह से ये बनते हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमनली हॉर्सनेस ही होती है सिम्टम। ट्रीट कैसे करेंगे? एंडोस्कोप पास करके इसको हमने एक्सरसाइज करना होता है ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के ज़रिए, इसको हम कहते हैं माइक्रो लेरिंजोस्कोपी। ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद आता है केराटोसिस ऑफ द लेरिंग्स। अब ये क्या होता है? अगर हमारे जो है लोकलाइज्ड फॉर्म एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया की, यानी एपिथेलियम में हाइपरप्लेजिया होता है ना, तो उस लोकलाइज्ड एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया की ही जो है एक लोकलाइज्ड फॉर्म जिसको हम ल्यूकोप्लेकेट या रेज्ड पैच कहते हैं ऑन द वोकल कॉर्ड। ठीक है, यानी केराटोसिस ऑफ द लेरिंग्स होता क्या है, हमारे वोकल कॉर्ड पे एक ल्यूकोप्लेकेट रेज्ड एक पैच बन जाए जो कि असल में एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया की ही एक लोकलाइज्ड फॉर्म है। तो इस कंडीशन जो है ये वैसे रेयर है और ये ज़्यादातर मेल्स में होती है, कॉज भी अभी तक नहीं पता, लेकिन वोकल अब्यूज़, स्मोकिंग ज़्यादा करना, अल्कोहल, इरिटेंट्स, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ल्यूकोप्लेकिया बन जाता है। तो इसमें हाइपरप्लेजिया जाहिर से बात हुआ है हमारी एपिथेलियम का, तो उससे क्या होगा, कॉर्निफिकेशन ज़्यादा होगी, और टुगेदर विद द एक्सटेंशन ऑफ पेपिला इनटू द कॉर्नियम, यानी हमारी एपिथेलियम से जो पेपिला है वो कॉर्नियम लेयर में चले गए हैं, तो उसको हम कहते हैं, हमें पता है ना इस एपिथेलियम में एक पेपिलरी लेयर होती है, तो वो कॉर्नियम लेयर में चले गए, तो इसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेनस में इंटैक्ट ही रहेगी, तो इसीलिए हम इसको कॉर्निफिकेशन कह रहे हैं क्योंकि कॉर्नियम लेयर में पेपिला जा रहे हैं। क्लिनिकल फीचर इसमें भी हॉर्सनेस होती है जो ग्रेजुअल ऑनसेट की होगी, ग्रेजुअली, और आगे बढ़ती जाएगी, प्रोग्रेसिव होगी, हर वक्त रहेगी, परसिस्टेंट होगी। ठीक है, आइडियल जब हम करेंगे तो हमें इस तरह के वाइट पैचेस, ल्यूकोप्लेकिक पैचेस वोकल कॉर्ड्स के ऊपर नजर आएंगे। कॉर्ड्स की वैसे मोबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल होगी, और इस कंडीशन को हम प्री मैलिग्नेंट लेशन कंसिडर कर सकते हैं, और कार्सिनोमा इन सिटू भी हम इसको कर सकते हैं कंसीडर। ज़्यादातर कार्सिनोमा इन सिटू ही इसमें सुपरवीन करता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, हमने ना स्ट्रिप कर देना होता है, काट देना है, उसको निकाल देनी है उसकी एपिथेलियम, किसकी, केराटोटिक प्लैक की। ये भी ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप पे करेंगे डीएल के थ्रू। सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें जो हमारी सुपरफिशियल लेयर होती है ना ट्रू वोकल कॉर्ड्स के ऊपर वाली, उस सुपरफिशियल को हमने रिमूव करना है, इसको कहते हैं स्ट्रिपिंग। ठीक है, वाइवा में पूछ सकते हैं, सुपरफिशियल वाली लेयर जो है एपिथेलियम जो है वो हमने रिमूव करनी है। तो इस कंडीशन को CO2 लेजर एक्सीजन से भी ट्रीट कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट इसमें सुपरविजन ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें मैलिग्नेंट चेंज हो सकता है।
यहाँ पे बिनाइन कंप्लीट हुए, अब आते हैं हमारे मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द लैरिंग्स। तो मेजॉरिटी हमारे जो लैरिंग्स के मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ही होता है। बाकी जो मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म्स है जिनमें दोनों आते हैं एपिथेलियल और मेसेनकाइमल ओरिजिन के, ठीक है, ट्यूमर्स एपिथेलियल और मेसेनकाइमल। तो एपिथेलियल में नाम याद रखिएगा कौन से हैं, एडिनोकार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, ठीक है। और इसके अलावा जो वेरिकोस कार्सिनोमा है ना, ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का ही एक वेरिएंट होता है, वेरिकोस। तो नाम से पता चला इसका वार्टी सी अपीयरेंस होगी मॉर्फोलॉजी में, तभी हम इसको वेरिकोस कह रहे हैं, ठीक है, इसी का ही एक वेरिएंट है। इसमें मेटास्टेसिस रेयर होती है, प्रोग्नोसिस अच्छी होती है वैसे। और इसके अलावा जो मेसेनकाइमल ओरिजिन के कार्सिनोमा है उनमें आता है हमारे पास लिम्फोमा, फाइब्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, लिम्फोमा, फाइब्रोसार्कोमा और कॉन्ड्रोसार्कोमा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ही है जिसकी हम डिटेल देखेंगे। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा लैरिंक्स का बहुत कॉमन है और टॉप 10 जो है लिस्ट में आता है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसीज में पाकिस्तान में। इसका हाई रेट ऑफ क्योर है, अच्छा इलाज हो जाता है, प्रोग्नोसिस भी अच्छी है। अर्ली अगर इसको डायग्नोज करें और सही से ट्रीटमेंट दें तो बेटर चांस होता है कि उसकी ज़िंदगी बच जाए। इंसिडेंस कैसा है इसका, लेरिंजल जो कार्सिनोमा है ये मेल प्रिपोंड्रेंस रखता है, उनमें ज़्यादा होता है, लेकिन जो सेक्स इंसिडेंस है ये पूरी दुनिया में वेरी करता है। हमारे पास जो है मेल्स में ज़्यादा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है लेरिंजल कार्सिनोमा का इंसिडेंस वहाँ फीमेल्स में ज़्यादा है क्योंकि वो वहाँ पे स्मोकिंग ज़्यादा करती हैं। पीक एज जो है इसकी प्रेजेंटेशन की 40 से 60 के दरमियान यह होता है और ये चाइल्डहुड में जाहिर सी बात है रेयर होगा। क्या कॉजेज़ है, एटियोलॉजी क्या है, बाकी मैलिग्नेंसी की तरह यहाँ पर भी अननोन है कॉज, लेकिन नंबर ऑफ़ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स पता है। जैसे स्मोकिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर है, इसका रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ सिगरेट कितने स्मोक किए गए पर डे, और ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग कितने सालों से आप स्मोकिंग कर रहे हैं, और फ़िल्टर का यूज़ हो रहा है स्मोकिंग में या नहीं। तो टोबैको की जो बाकी फॉर्म्स होती हैं जैसे कि हमें पता है हुक्का, बेरी, टोबैको, च्यूइंग, तो इनके भी सेम ही इफ़ेक्ट होते हैं। दूसरा अल्कोहल की कंजप्शन, अल्कोहल भी दूसरा इंपॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर है स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और बाकी भी फैक्टर्स हैं जो कि लेरिंजल कार्सिनोमा करवाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, वोकल अब्यूज़, रेडिएशन हो अगर नेक में, एस्बेस्टोस से एक्सपोजर, बाकी मेटल्स। चाइल्डहुड में अगर लेरिंजल कार्सिनोमा हो तो उसमें रेडिएशन ही इंपॉर्टेंट होती है, उसकी वजह से होता है। और मैलिग्नेंट चेंज हो सकता है जुवेनाइल लेरिंजल पेपिलोमेटोसिस का, तो उसको हम रेडिएशन से ट्रीट करते हैं तो उसमें मैलिग्नेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। अब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की पैथोलॉजी देखें तो डेवलप ये करेगा ना कि सिर्फ नॉर्मल एरियाज से कवर्ड बाय द स्क्वामस एपिथेलियम, बट इट मे आल्सो अराइज फ्रॉम द एरिया दैट आर लाइंड बाय सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्क्वामस वाली जगह से एक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो। सीलिएटेड कोलमनार और जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती हैं हमने पढ़ा है लैरिंक्स में मौजूद होती हैं, उनसे भी अराइज कर सकता है। तो इसकी साइट ऑफ ओरिजिन के हिसाब से ये इन्वॉल्व करता है हमारे लेरिंजल इन्वॉल्वमेंट जो है इसकी, तो इसको हमने क्लासीफाई कर दिया। एक होता है सुप्राग्लोटिक लेरिंजल कार्सिनोमा, ग्लोटिक, सबग्लोटिक और ट्रांसग्लोटिक। ग्लोटिक वाला जो कार्सिनोमा होगा यानी हमारा ऊपर जो है सुप्राग्लोटिक होता है, यहाँ पर ये दोनों कॉर्ड्स के दरमियान ग्लोटिक होता है, फिर सब ग्लोटिक। तो ग्लोटिक वाला कार्सिनोमा 76% ऑफ द टोटल केसेस होते हैं, ज़्यादातर यही होते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड से ही अराइज करेंगे, फॉल्स नहीं, ट्रू से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फिगर बना हुआ है इसमें भी देखें ग्लोटिक कार्सिनोमा है जो कि लेफ्ट वाले वोकल कॉर्ड से देखें अराइज कर रहा है, ठीक है। ये एंटीरियर कमीशर है और ये लेफ्ट वोकल कॉर्ड है, उससे ये ग्लोटिक कार्सिनोमा बन गया है। तो उस ट्रू वोकल कॉर्ड से अराइज करते हैं ज़्यादातर। एंटीरियर हाफ जो होता है ना वोकल कॉर्ड का, वो इसमें बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा। देन द पोस्टीरियर हाफ, ठीक है। एंटीरियर 1/3 होता है ना वोकल कॉर्ड का, पीछे पोस्टीरियर 2/3 होता है, एंटीरियर वाले से ज़्यादा अराइज करेगा। सुप्राग्लोटिक वाला कार्सिनोमा, ये इसकी अब बात हो रही है सुप्राग्लोटिक, तो ये जो है किसी भी पार्ट से जो है अराइज कर सकता है, ठीक है, सुप्राग्लोटिस में, और ये 19% ऑफ द केसेस होते हैं। अब वो जो कि सबग्लोटिक यानी इस नीचे वाले रीजन से अराइज करें वो कहलाएगा सबग्लोटिक कार्सिनोमेटा, और ये इतने कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, 1 to 5% बस होंगे टोटल केसेस में, ठीक है। और ट्रांसग्लोटिक जो कार्सिनोमा है वो असल में ग्लोटिक लेशंस ही होती हैं, ग्लोटिक वाले रीजन में ही होंगी, जो कि ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, ठीक है। ट्रांसग्लोटिक हम कहेंगे, सुप्रा में भी जाएंगे, सब ग्लोटिक रीजन में भी जाएंगे लैरिंक्स में। तो इस तरह के ट्यूमर्स की डीप एक्सटेंशन होती है जो क्रॉस करेंगे हमारे लैरिंजल वेंट्रिकल को वर्टिकली और इन्वॉल्व कर देंगे 2 या उससे भी ज़्यादा एनाटॉमिकल एरियाज़ को, वो होता है ट्रांसग्लोटिक, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिकली बात करें तो हमारा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को हमने क्लासीफाई किया, एक होंगे वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड। हिस्टोलॉजिकल जो ग्रेडिंग है वो इसकी सिंपलर है और प्रैक्टिकल है, जो कि ब्रॉडर्स ने डिस्क्राइब की है। उसने क्या ब्रॉडर्स ने डिस्क्राइब किया कि जब
स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को उसने 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4। 1 वाले में क्या होगा, 75% सेल्स उसमें डिफ्रेंशिएटेड होंगे। ग्रेड 2 में 51 to 75 डिफ्रेंशिएटेड। ग्रेड 3 में 26 to 50% डिफ्रेंशिएटेड। और ग्रेड 4 में 25% से भी कम सेल्स होंगे जो कि डिफ्रेंशिएटेड होंगे। तो ये हाईली जो है लीथल जो है ग्रेड 4 हो गया। अब आता है स्प्रेड कहाँ पे होगा लैरिंजल कार्सिनोमा। लैरिंग्स में हो गया है कार्सिनोमा। अब कहाँ पे जो है ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा स्प्रेड करेगा, फॉलोइंग रूट्स के थ्रू। सबसे पहला है डायरेक्ट स्प्रेड। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ाया भी गया है, एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से ये पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट स्प्रेड किस तरह होगा, अब लैरिंग्स में कार्सिनोमा हुआ है तो उसका ग्रोथ और जो उसका स्प्रेड है वो डिटरमाइन करेगा उसका ग्रेट एक्सटेंड बाय द साइट ऑफ ओरिजिन। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन करेगा कि ये किस डायरेक्शन में फैलेगा और इसका एक्सटेंड ट्यूमर का क्या है, वो होता है एनाटॉमिकल, हमारे बैरियर्स कौन से मौजूद है प्रोड्यूस बाय द लैरिंजल कंपार्टमेंट। ठीक है, हमारे कंपार्टमेंट में भी बैरियर्स है ना, सब ग्लोटिक, सुप्राग्लोटिक, एंग्लोटिक। तो देखिए अब मोस्ट ऑफ द जो ग्लोटिक में वाले रीजन में हुए हैं ना कार्सिनोमा, वो ओरिजिनेट करते हैं हमने कहा वोकल कॉर्ड्स के फ्री मार्जिन से। तो उनमें प्री डायलेक्शन होती है कि वो एंटीरियर हाफ ऑफ द कॉर्ड में हो जाए। ठीक है, उसमें प्री डायलेक्शन होती है। तो अब ये एंटीरियर हाफ में हमने कहा होंगे ज़्यादातर। तो इस तरह के ट्यूमर्स एक्सटेंड करेंगे डायरेक्टली तीनों प्लेन्स में, यानी ग्लोटिक प्लेन में खुद वहीं पे भी एक्सटेंड करेगा एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, और वर्टिकल प्लेन में भी जाएगा। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर वर्टिकल हो गया। इसके अलावा वो अबव भी जाएगा या बिलो द वोकल कॉर्ड भी जाएगा इन द डीप, इसके अलावा एंड डीप हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी जाएगा। ठीक है, टू इन्वॉल्व द डीपर स्ट्रक्चर्स। तो इसकी जो वर्टिकल एक्सटेंशन हो रही है अबव, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखी गई है देन द एक्सटेंशन टू द ऑपोजिट साइड। वर्टिकल ज़्यादा होगी, ऊपर जाएगा ग्लोटिक वाला। अब सब सुप्राग्लोटिक ट्यूमर की बात करें तो मोस्ट जो सुप्राग्लोटिक वाले ट्यूमर है वो एक्सोफाइटिक होंगे, नेचर भी पता हो इस तरह एक्सोफाइटिक, वेल डिफ्रेंशिएटेड, लेस इन्वेजिव होंगे। तो इन जो इन्वेजन होती है हमारी प्री एपिग्लोटिक स्पेस की जिसमें फैट पड़ा हुआ होता है, उसमें इन्वेजन बहुत प्रोमिनेंट फीचर होता है सुप्राग्लोटिक वाले कार्सिनोमा का। स्पेशली लेरिंजल सरफेस जो है हमारे एपिग्लोटिस का, वहाँ पर जो है इन्वेजन होगी एपिग्लोटिस के भी लेरिंजल सरफेस पे। तो इस तरह के जो सुप्राग्लोटिक कार्सिनोमा है ये हमारे क्रेनियली यानी ऊपर जाएंगे और वेलिक्यूला को इन्वॉल्व करेंगे, बेस ऑफ द ट्रंक में स्प्रेड करेंगे। ठीक है, अब बात करें सब ग्लोटिक वाले यानी ग्लोटिस से नीचे वाले रीजन में अगर कार्सिनोमा हो गया तो वो सरकमफेरेंशियली ग्रो करेगा और दोनों साइड्स को इन्वॉल्व करेगा। बिल्कुल ये लुमेन है तो इस तरह सरकमफेरेंशियली ग्रो करेगा, दोनों साइड्स को इन्वॉल्व करेगा, एंटीरियरली भी स्प्रेड करेगा क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन पे, या फिर ये ट्रैकिया को नीचे जाके कॉर्डली इन्वेट करेगा। नीचे ट्रैकिया होती है ना, फिर तो उसको भी इन्वेट कर सकता है। कौन सा, सब ग्लोटिक। तो ये होगी इसका डायरेक्ट स्प्रेड ऑफ द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। लिम्फेटिक के रूट से भी ये फैलता है। कैसे, हमें पता है कि कार्सिनोमा जो है लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू हमारे लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं, रीजनल लिम्फ नोड। तो याद रखिएगा हमारा जो ग्लोटिक एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें बहुत ही थोड़ी मिनिमल या नो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। तो इसीलिए अगर कोई भी कार्सिनोमा ग्लोटिक वाले रीजन में यानी ये वोकल कॉर्ड्स पे हुआ है तो वो बहुत देर से मेटास्टेसाइज करता है। तो इसीलिए रीजनल लिम्फ नोड का इंसिडेंस जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट का वो बहुत लो होता है ग्लोटिक कैंसर में। जो सुप्राग्लोटिक वाले होंगे और सब ग्लोटिक वाले रीजन्स, उनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज डिफरेंट होती है और ये स्प्रेड कर सकते हैं रीजनल लिम्फ नोड में अकॉर्डिंगली। अब बहुत से फैक्टर हैं, साइट, साइज़ क्या है ट्यूमर का, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन कितनी हुई है, नेचर क्या है ट्यूमर की, उसके मार्जिन्स कैसे हैं, इन्वेजिवनेस ट्यूमर की, ये सारे डिटरमाइन करेंगे मेटास्टेसिस टू द रीजनल लिम्फ नोड। हेमेटोजेनेस के थ्रू भी स्प्रेड करता है हमारा ये लेरिंजल कार्सिनोमा। तो ट्यूमर्स जो है मोस्टली ब्लड के थ्रू डिस्टेंट साइड पे जाते हैं तो उसको डिस्टेंट मेटास्टेसिस कहेंगे। आपने याद रखना है लैरिंक्स का कार्सिनोमा ज़्यादातर लंग्स जो है मोस्ट कॉमन इसकी साइट होती है डिस्टेंट मेटास्टेसिस की, उसके बाद लिवर में, फिर बोन्स, किडनी एंड ब्रेन में जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड स्टेजिंग। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को हमने क्लासीफाई और स्टेज कर दिया है। तो इसमें वाइडली यूज जो है TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि कंसिडरेशन में लिया जाता है, कंसिडर में लेता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर, यानी जो T से मतलब है प्राइमरी ट्यूमर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, N का मतलब है रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए हैं और M का मतलब होता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो फॉलोइंग जो AJCC क्लासिफिकेशन एंड स्टेजिंग सिस्टम है हम यूज़ करते हैं। T यानी प्राइमरी ट्यूमर, उसमें भी फर्दर डिपेंड करता है सुप्राग्लोटिस का, ग्लोटिस का या सब ग्लोटिस का। सुप्राग्लोटिस में हमारे पास आ जाता है फर्दर T1, T2, T3, T4 A एंड B, 4 के फर्दर A एंड B। ठीक है, तो T1 का मतलब है आपने याद रखना है ट्यूमर हुआ है लेकिन सिर्फ वो एक जो सब साइट है हमारे सुप्राग्लोटिस की
ठीक है, ये देखें, ये सुप्राग्लोटिस वाला रीजन है, यहाँ पर जो है हमारे वोकल कॉर्ड्स पड़े हुए हैं और नीचे जो है सबग्लोटिस होगा। फॉर एग्जांपल अगर ट्यूमर हो गया है, T1 ट्यूमर है, तो उसको हम कहेंगे कि ट्यूमर जो है सिर्फ वन सब साइड ऑफ द सुप्राग्लोटिस में जो है हुआ है। सॉरी, ये सुप्राग्लोटिस रीजन नहीं है, वोकल कॉर्ड्स वाला ग्लोटिक रीजन है। तो T1 मतलब ट्यूमर सिर्फ लिमिट हुआ है टू द वन सब साइड ऑफ द सुप्राग्लोटिस और उसमें वोकल कॉर्ड्स की मोबिलिटी भी बिल्कुल नॉर्मल है। T2 हम तब कहेंगे जब ये ट्यूमर जो है वो इन्वेड कर जाए म्यूकोजा को मोर देन वन सब साइड। ठीक है, मोर देन वन सब साइड उसने म्यूकोजा को इन्वेड कर लिया है, ठीक है, सुप्राग्लोटिस के। या फिर हम कह सकते हैं कि इसने किसी भी फॉलोइंग के म्यूकोजा को अफेक्ट कर दिया है। फॉलोइंग किसके? या तो इस ग्लोटिस के म्यूकोजा को भी इन्वेट कर दिया है, या फिर हमारे यहाँ पे जो पायरिफॉर्म फोसा होंगे उनकी मीडियल वॉल को इन्वॉल्व कर दिया है, वैलिक्यूला में हो गया है, या फिर जो हमारी बेस ऑफ द टंग होगी उसमें ये हो गया है स्प्रेड उसके म्यूकोजा में। ठीक है, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वोकल कॉर्ड की जो फिक्सेशन है वो बिल्कुल सही रहेगी। वोकल कॉर्ड्स की जो फिक्सेशन है वो नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल होंगे वोकल कॉर्ड, तो इसको हम T2 कहेंगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद आता है T3 में अब क्या होगा कि जो ट्यूमर है वो लैरिंग्स तक ही लिमिटेड है, लेकिन अब जो है उसने वोकल कॉर्ड्स की भी फिक्सेशन कर दी है। ठीक है, और इसके अलावा हम ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर उसने फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व किया है। कौन सा? हमारा एक तो पोस्ट क्रिकोइड याद रखिएगा रीजन, दूसरा हमारी जो प्री एपिग्लोटिक स्पेस होती है उसको, और या फिर हमारी जो पैराग्लोटिक स्पेस होती है उसको इन्वॉल्व कर दिया है, या हमारे थायरॉइड जो कार्टिलेज है उसके ही इनर कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व किया है। तो ये T3 हो गया। ठीक है, अब वोकल कॉर्ड की फिक्सेशन हो गई है इसमें। फिर लास्ट आता है T4 जिसमें फर्दर A एंड B होता है। A का मतलब होता है ट्यूमर ने हमारे थायरॉइड कार्टिलेज को भी जो है इन्वेड कर दिया है। ठीक है, और कोई भी फॉलोइंग स्ट्रक्चर यानी एक्स्ट्रा लेरिंजल जो लैरिंग्स के बाहर वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनको इन्वेड किया है। हमारी ईसोफेगस जो जा रही है उसको इन्वेड कर दिया है, या नीचे जो हमारी जो थायरॉइड है उसको, या हमारे जो यहाँ पे इंफ्राहायोड स्ट्रैप मसल्स हैं उनको इन्वॉल्व किया है, या टंग के मसल्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। ये T4A हो गया। T4B हम तब कहेंगे जब ये हमारी प्री वर्टिब्रल स्पेस को इन्वॉल्व कर ले, या पूरे इस मेडिस्टिनम को इन्वॉल्व कर ले, या कैरोटिड आर्टरी पे अगर आ गया उसको इनकेस कर देता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये T4B है। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद ये था पूरा सुप्राग्लोटिस, लेकिन अब आती है बात सब ग्लोटिस वाले कार्सिनोमा की। ठीक है, यानी ये हमारा सुप्रा, उसके बाद यहाँ पे ग्लोटिस वाला रीजन होता है, वोकल कॉर्ड से नीचे होता है हमारा सब ग्लोटिस। तो अब ग्लोटिस वाले रीजन में जो है कार्सिनोमा अगर हुआ है तो उसमें T1 के फिर फर्दर हैं A एंड B, देन T2 T3 T4 का वही रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, बस 1 में हमने A एंड B कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले होता है T1 का मतलब होता है ट्यूमर हुआ है जो कि वोकल कॉर्ड्स को इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन उसके एंटीरियर या पोस्टीरियर कमीशर को में हो सकता है। ठीक है, और उसमें हमारे वोकल कॉर्ड्स की लेकिन मोबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल है अभी। ठीक है, तो T1A हम तब कहेंगे जब ट्यूमर जो है सिर्फ एक साइड के वोकल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर रहा है, यहाँ पे नहीं हुआ, सिर्फ एक साइड पे जो है ट्यूमर हुआ है और फिर भी वोकल कॉर्ड की मोबिलिटी नॉर्मल है। T1B तब कहेंगे जब दोनों साइड के वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व हो गए हैं, फिर भी जो है वोकल कॉर्ड की मोबिलिटी नॉर्मल है। फिर आता है T2 का मतलब होता है अब ये ट्यूमर जो है ऊपर जो है सुप्राग्लोटिस में स्प्रेड कर गया है, या नीचे सब ग्लोटिस में आ गया है, और विथ या विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड हो भी सकती है, इसकी मोबिलिटी इम्पेयर नहीं भी हो सकती। तो ये T2। T3 में क्या होगा, ट्यूमर जो है हमारे लैरिंग्स तक ही लिमिटेड है और उसमें वोकल कॉर्ड की अब जो है फिक्सेशन T3 में हो गई है, और या फिर इसने फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व किया है, पैराग्लोटिक, इनर कॉर्टेक्स, थायरॉइड कार्टिलेज का। ठीक है, थायरॉइड का इनर कॉर्टेक्स और पैराग्लोटिक वाली स्पेस अंदर ही है लेकिन लैरिंग्स तक ही लिमिटेड है। फिर आता है हमारे पास T4A का मतलब था हमारे पास कि अभी भी ट्यूमर लैरिंग्स में ही लिमिटेड है, वोकल कॉर्ड भी फिक्स्ड है। सॉरी ये अच्छा T4A में था कि अब जो है ट्यूमर जाके थायरॉइड के कार्टिलेज, जो हमारा यहाँ पे बड़ा सा थायरॉइड कार्टिलेज है उसको इन्वेट कर दिया है, या फिर कोई भी बाहर एक्स्ट्रा लेरेंजल स्ट्रक्चर जो है उसको उसने इन्वॉल्व कर दिया है, जिसमें कौन से आते हैं, उसने ईसोफेगस को इन्वॉल्व कर दिया, नीचे जो हमारी ट्रैकिया जा रही है उसको इन्वॉल्व कर दिया है, थायरॉइड को इन्वॉल्व कर दिया है, हमारे इंफ्राहायोड स्ट्रैप मसल्स को
या फिर हमारे टंग के मसल्स को। तो ये 4A 4B याद रखिएगा, सब में जो है ग्लोटिस, सब ग्लोटिस, सुप्रा ग्लोटिस सेम ही आता है, ये आपने इसको रट्टा लगाना है, ठीक है। T4B अब क्या होगा, T4B में क्या होता है कि ट्यूमर ने थायराइड कार्टिलेज को इन्वेड कर दिया है, या फिर ट्यूमर ने जो है हमारे प्री वर्टिब्रल स्पेस को इन्वेड कर दिया है, या उसने मेडियस्टिनम को इन्वेड कर दिया, या यहाँ पे जो हमारी कैरोटिड्स जा रही हैं उनको इन्वेड कर दिया है, तो ये T4B हो गया। देन आता है सब ग्लोटिस। सब ग्लोटिस की अब अगर हम बात करें तो उसमें आपने याद रखना है कि अगेन ये हमारा सुप्रा ग्लोटिस, ये ग्लोटिस, और नीचे आ गया सब ग्लोटिस। अब सब ग्लोटिस नीचे वाले रीजन में हुआ है कैंसर, तो इसमें T1 T2 T3 और 4A एंड B होगा, ये फर्स्ट वाले की तरह ही है, बस ग्लोटिस में हमने 1 को फर्दर डिवाइड किया था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ट्यूमर जो है लिमिटेड है हमारे सब ग्लोटिस में T1, ठीक है, सब ग्लोटिस में सिर्फ लिमिटेड है, और वोकल कॉर्ड बिल्कुल नॉर्मल मोबिलिटी के साथ है। T2 होगा जब यही ट्यूमर स्प्रेड करेगा ऊपर ग्लोटिस की तरफ, जिसमें वोकल कॉर्ड की मूवमेंट इम्पेयर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, T2 में, ठीक है। T3 क्या होगा, जब यही ट्यूमर जो है सिर्फ लैरिंग्स तक लिमिटेड है, और अब इसने वोकल कॉर्ड्स की फिक्सेशन कर दी है, लेकिन है लैरिंग्स के अंदर, तो ये T3 है। T4 में A और B आता है। A का मतलब है कि ट्यूमर जाके हमारे इस थायराइड कार्टिलेज को, क्रिकोइड को इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक है। और एक्स्ट्रा लेरेंजियल भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ईसोफेगस हमारी जो जा रही है, और ट्रैकिया जो है उसको, थायराइड को, हमारे इंफ्राहायोइड स्ट्रैप मसल्स को, हमारी टंग के मसल्स को इन्वॉल्व किया है। और T4B होगा, यानी कि उसने प्री वर्टिब्रल स्पेस को इन्वॉल्व किया है, मेडियस्टिनम इन्वॉल्व हुई है, या हमारी जो कैरोटिड्स हैं उनको इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक हो गया। तो ये हो गया सबग्लोटिस ट्यूमर। ये पूरी यहाँ पर TNM क्लासिफिकेशन का T जो है अभी सिर्फ कंप्लीट हुआ है, अभी N भी रहता है, M भी रहता है, ठीक है। थोड़ी सी जो है कॉम्प्लिकेटेड है ये क्लासिफिकेशन, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं बार बार, और आपको सिनेरियो दिया जाता है कि अगर T4 है, N0 है, M0 है, अब जो है उसका ट्रीटमेंट बताएं, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। ढींगरा बुक से भी हमने यही डिटेल में कवर किया था। तो उसके बाद आता है एन का मतलब होता है रीजनल लिम्फ नोड कितने इन्वॉल्व हैं। एन में हमारे पास होता है N0, NX, 1, 2 में फिर 2A 2B, फिर 2C भी है, एंड देन आता है। अच्छा जी, उसके बाद एन यानी रीजनल लिम्फ नोड कौन से इन्वॉल्व हैं, उसमें N0, NX, N1, N2 में ABC, एंड देन N3। तो N0 का मतलब होता है कि कोई भी क्लिनिकली पॉजिटिव नोड नहीं है, मतलब N0। NX यानी X मतलब नो एक्सेस, एक्सेस नहीं, एसेस, मतलब हमें किसी भी रीजनल लिम्फ नोड को मतलब हमें कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास जो रीजनल लिम्फ नोड को असेस करने के लिए चाहिए, वो अभी तक मेट नहीं हुई, क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ, तो उसको NX कहते हैं, ठीक है। और 0 था कि अभी तक कोई भी नोड पॉजिटिव नहीं है। उसके बाद आता है N1 याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इस साइड पर कैंसर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नहीं हुआ, इस साइड पर अगर कार्सिनोमा हुआ है, तो इप्सिलेटरल साइड का लेकिन सिंगल जो है लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा, इप्सिलेटरल साइड पे सिंगल नोड, जो कि 3 सेंटीमीटर से, याद रखिएगा, छोटा है डायमेंशन में, छोटा है। फिर N2 में ABC आते हैं। 2A का मतलब है कि सिंगल इप्सिलेटरल साइड का ही लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन अब जो है वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, छोटा नहीं, 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, लेकिन 6 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होगा। फिर N2B का मतलब होता है कि इप्सिलेटरल साइड के ही लेकिन मल्टीपल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए, लेकिन वो भी 6 सेंटीमीटर से बड़े नहीं होंगे, मल्टीपल होंगे, तो मतलब N2B। और N2C का मतलब होता है अब बायलेटरली जो है, मतलब कॉन्ट्रालेटरल साइड के भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए, लेकिन ये भी 6 सेंटीमीटर से बड़े नहीं होंगे। लास्ट होता है N3 का मतलब है कि लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन अब जो है वो मोर देन 6 सेंटीमीटर डायमीटर के होंगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट डायमेंशन मोर देन 6। तो अब आता है लास्ट हमारा M का मतलब होता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस। याद रखिएगा कि M 0, X और 1 होगा। 0 का मतलब है कोई भी डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं हुई। MX का मतलब है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट उसको असेस करने के लिए चाहिए ऑफ द डिस्टेंट मेटास्टेसिस, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट अभी मेट नहीं हुई। और M1 मतलब डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। फिर आती है स्टेजिंग जो होगी, स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास जो है 4 स्टेजेस होते हैं, 0, 1, 2, 3। 4 में A B C आता है, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा स्टेजिंग में, स्टेज 0 वो होता है जिसमें ना ही कोई नोड इन्वॉल्व हुआ है, ना ही कोई मेटास्टेसिस हुई है, लेकिन जो कार्सिनोमा है वो IS यानी कि इन सिटू स्टेज पर है, अभी मैलिग्नेंसी में चेंज नहीं हुआ, तो उसको हम स्टेज 0 कंसिडर करते हैं। स्टेज 1 में क्या होगा कि वो ट्यूमर 1 स्टेज का है। 1 स्टेज हम कह रहे थे कि उसने वो ग्लोटिस भी हो सकता है, सुप्रा भी हो सकता है, सब ग्लोटिस भी हो सकता है, लेकिन 1 में सब सिर्फ यही था कि सिर्फ एक साइड इन्वॉल्व हुई है और नॉर्मल वोकल कॉर्ड्स हैं बिल्कुल। स्टेज 2 में क्या होगा, T2 हो जाएगा। बाकी सब देखिए नोडल मेटास्टेसिस भी नहीं है और नोड्स भी इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी नहीं हुई। तो स्टेज 2 में भी यही है, मेटास्टेसिस वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा, बस T2 है, यानी कि ट्यूमर ने अब म्यूकोज़ा को इन्वेड कर दिया है, जिसमें जो है अब डिपेंड करता है कि कौन सा T2 है। सुप्रा ग्लोटिस में डिफरेंट था, ग्लोटिस में क्या था कि ए और ग्लोटिस में फिर फर्दर जो है सुप्रा ग्लोटिस भी जा हो सकता है या सब ग्लोटिस में भी स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। और सुप्रा ग्लोटिस में अगर T2 था तो उसमें हम क्या कह रहे थे कि उसने म्यूकोज़ा को इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक है, और या फिर वेलिकुला बेस ऑफ द टंग को, पायरिफर्म फोसा को इन्वॉल्व कर दिया है। सब ग्लोटिस में हम क्या कह रहे थे T2 में कि उसने जो है वो ग्लोटिस में ऊपर फैल गया है, या फिर वो उसने वोकल कॉर्ड्स की मोबिलिटी को चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला सुप्रा सब या ग्लोटिस वाला रीजन का T2 है या T3 है, ठीक है, उस पर फर्दर डिपेंड करेगा। स्टेज 3 में T3 होगा, N0 M0, लेकिन T1 से लेकर 3 भी हो सकता है, N1 हो सकती है। N1 का मतलब क्या था कि इप्सिलेटरल साइड का 3 सेंटीमीटर से कम डायमीटर वाला लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है। 4 में 4A B C, 4A का मतलब होता है T4A है, लेकिन N0 या 1 भी हो सकता है, M0 ही रहेगा, ठीक है। इनमें इसमें भी जो है 1 से 4 हो सकता है, लेकिन आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अगर आप ना भी करें तो दैट्स इनफ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 4B में क्या होगा, 4B में 4A में जो है 4A था, सब में हमने 4A पढ़ा था, ठीक है। 4A था जिसमें कहाँ पे फैल रहा था, क्रिकोइड में या थायराइड कार्टिलेज में या एक्स्ट्रा लेरेंजल स्ट्रक्चर जैसे ट्रैकिया, थायराइड, इंफ्रा थायराइड, स्ट्रैप मसल, टंग के मसल। और 4B क्या था, वो हमारे जो है मेडिस्टिनम में जा रहा था या फिर कैरोटिड आर्टरी या प्रीवर्टिब्रल आर्टरी में, ठीक है, तो वो होगा। और लास्ट जो होता है 4C, उसमें क्या होगा कि 1 से लेके 4 तक कुछ भी हो सकता है T, लेकिन इसमें नोडल मेटास्टेसिस 3 तक भी हो सकती है। 3 तक का क्या मतलब था कि 6 सेंटीमीटर से बड़े बड़े नोड हैं आखिरी वाला, और M जो है इसमें 1 हो सकता है, मतलब डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी प्रेजेंट है। दैट्स इट, होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये है तो बहुत ही गंदा, लेकिन अगर आप लोग ENT सर्जन बनना चाहते हैं तो आपको ये याद करना होगा, वरना जो है एग्ज़ाम में इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन बस आपको जो है कभी कभी एग्जामिनर जो अगर बुरा हो तो वो पूछ भी लेता है, ठीक है, तो थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए। अब आता है हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में कौन से क्लिनिकल फीचर्स होंगे, ठीक है। याद रखिएगा जो लेरेंजल कैंसर के क्लिनिकल फीचर्स हैं वो डिफरेंट नहीं होते फ्रॉम द अदर स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन ऑफ द लैरिंग्स, और वो एक तो सिम्टम साइट पे डिपेंड करते हैं और कितना एक्सटेंड हुआ है लेजन का। अगर वो ग्लोटिक में कार्सिनोमा है तो वो यूजुअली प्रेजेंट करेगा इटसेल्फ व्हेन द लेजन इज स्मॉल, ठीक है। जब छोटी सी लेजन होगी तो ये अर्ली प्रेजेंट कर लेगा। तो अर्लीस्ट जो ग्लोटिक कार्सिनोमा के सिम्टम कौन से होते हैं, एक तो प्रोग्रेसिव किस्म की अनरेमिटिंग उसको हॉर्सनेस होगी, ठीक है। अगर वोकल नोड्यूल्स भी बनती है ना ग्लोटिक वाले रीजन में, तो उसमें भी हॉर्सनेस होती है, तो जल्दी पता चल जाता है। तो कार्सिनोमा का भी इसी तरह हॉर्सनेस से पता चल जाएगा। जैसा कि जो ग्लोटिक लेजन है वो बढ़ती है साइज़ में और वो बाकी वाले एरियाज़ को भी इंक्रोच करती है, तो इससे बाकी सिम्टम होंगे, जैसे डिस्निया होगा, स्ट्राइडर हो सकता है बाद में, अगर वो ट्यूमर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, एक्सटेंसिव है और रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक कर रहा है। तो इसके अलावा डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ये इंडिकेट करता है कि उसने फेरिंग्स को इन्वेड कर दिया है। पेन याद रखिएगा इसमें रिलेटिवली अनकॉमन होता है और ये सबसे लेट सिम्टम होता है। बाकी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पेशेंट को कफ हो सकती है, थ्रोट में इरिटेशन, हेमाप्टाइसिस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस हो सकता है, और उसके नेक में स्वेलिंग भी हो सकती है क्योंकि वहाँ पर रीजनल मेटास्टेसिस हो गई है। देन अब सुप्राग्लोटिक कार्सिनोमा हो गया है यही ऊपर वाले रीजन में, तो ये यूजुअली याद रखिएगा लेट प्रेजेंट करेगा। जब ट्यूमर पहले से एडवांस हो गया है तो लेट जो है ये प्रेजेंट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लिनिकल फीचर्स जो है पास्ट में आए हैं, इस पर ऐसे क्यों आया है, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं कि ग्लोटिक के कैंसर में कौन से फीचर होंगे, सब सुप्रा एंड सब ग्लोटिक में क्या होगा। तो सुप्रा वाला लेट प्रेजेंट करता है, ये याद रखिएगा, जब पहले से लेजन बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी होगी। तो इसमें पहले डिस्फेजिया होगा सॉलिड फूड के लिए और वॉइस चेंज होगी, यही इसमें यूजुअल सिम्टम होते हैं। इस तरह के सुप्राग्लोटिक वाले लेट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिस्निया और स्ट्राइडर भी इसमें अर्लीस्ट सिम्टम होंगे, सबसे पहला डिस्निया एंड स्ट्राइडर सब, लेकिन सब ग्लोटिक वाले रीजन में। सुप्राग्लोटिक में क्या था, लेट प्रेजेंट करेगा और डिस्फेजिया बस हो रहा था, लेकिन सब ग्लोटिक में डिस्निया एंड स्ट्राइडर हो जाता है। और इसके अलावा जब हम आइडियल करेंगे एग्जामिनेशन पे
तो हमें ग्रोथ नज़र आएगी, साइट मिलेगी, एक्सटेंड और मोबिलिटी क्या है वोकल कॉर्ड्स की, ये सब हमें इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी भी हम असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आता है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द लेरिंजियल कार्सिनोमा। उसमें आता है हमारे पास पेशेंट को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, डिस्निया हो रहा है, स्ट्राइडर, डिस्फेजिया, कफ और थ्रोट में भी इरिटेशन हो रही है, हेमोप्टाइसिस, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस, नेक में स्वेलिंग बन गई है और ग्रोथ जो कि लेरिंजोस्कोपी पे विजिबली हमें नज़र आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, एग्जाम में पूछते हैं वाइवा में भी कि लेरिंजियल कार्सिनोमा में कौन से क्लिनिकल फीचर्स होंगे। उसके बाद आती हैं इन्वेस्टिगेशंस, हम क्या करवाएंगे लेरिंजियल कार्सिनोमा में। तो हमारा एम जो होता है, इसमें भी पास्ट में क्वेश्चन आया है कि क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। पहला हमारा जो एम होता है इन्वेस्टिगेशन का वो होता है कि हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस बनाए कि ये मैलिग्नेंट है या नहीं। फिर हमारा होता है कि हम डिजीज़ का एक्सटेंट पता लगाएं कि स्टेज क्या है डिजीज़ का। ठीक है, और तीसरा एम होता है कि हम कंकरेंट जो डिजीज़ हैं उनको रूल आउट करें फॉर द सर्जिकल एंड एनेस्थीसिया फिटनेस। ठीक है, बाकी डिजीज़ तो नहीं है सिस्टेमिकली, उनको रूल आउट करेंगे। तो एक तो इन्वेस्टिगेशन में हमें रेडियोलॉजी करवानी होती है ताकि हमें प्राइमरी लेजन का एक्सटेंट पता चले, कितनी वो फैली है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुई है, रीजनल। तो उसमें हम एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और बैरियम स्वेलो, ये नाम अच्छी तरह रट लें। दूसरी हम डीएल कर दें, डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी पे क्या नज़र आएगा, प्रिसाइजली हमें उसकी लोकेशन पता चलेगी, लेशन का साइज़, कितनी एक्सटेंट हुई है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम बायोप्सी भी ले सकते हैं ताकि उसी टाइम पे डीएल पे हिस्टोपैथोलॉजी के लिए फिर भेज देंगे। अब तीसरा हिस्टोपैथोलॉजी भी इन्वेस्टिगेशन में आता है। इसमें हमने क्या करना होता है, स्पेसिमेन लेना होता है बाय द बायोप्सी। ठीक है, वो जो हमने लिया था उसको हमने कंफर्म कर लेते हैं, इन एडिशन टू द हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग भी कर लेंगे। और चौथा हमने फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी एफएनएसी करना होता है। इससे क्या होगा कि रीजनल जो लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस है वो असेस हो जाएगी। जब पेशेंट को अगर नेक में स्वेलिंग भी साथ में है तो हम एफएनएसी कर लेते हैं ताकि उसके नोड्स की मेटास्टेसिस भी पता लग जाए। अब ट्रीटमेंट, कार्सिनोमा हो गया है तो फॉलोइंग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। एक तो हमने सर्जरी करनी होती है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और लेज़र थेरेपी। डिटेल में देखेंगे कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स में सर्जरी किस तरह की जाती है। सबसे इफेक्टिव सारे केसेस में जहाँ पे लेजन को इनकम्पास किया जा सकता है वो है सर्जरी करना। डिफरेंट तरह के सर्जिकल प्रोसीजर है, याद रखिएगा लैरिंक्स की कार्सिनोमा में। जो कंजर्वेशनल लैरिंजियल सर्जरीज भी हो सकती हैं, डिंगरा में भी हमने पढ़ा था, और इससे लेके टोटल लैरिंजेक्टमी, पूरा लैरिंक्स ही निकाल दें। कंजर्वेशन में क्या होता है, हमें थोड़ा सा लैरिंक्स का जो पोर्शन है वो कंजर्व रखना होता है, पूरा नहीं निकालना, कंजर्व रखना है। तो उसमें इसके अलावा पार्शियल रीसेक्शन लैरिंक्स की जो है वो हम मेंटेन कर सकते हैं उसके नॉर्मल फंक्शन के साथ। आधा निकाल देंगे, आधा पड़ा होगा नॉर्मल फंक्शन के साथ। तो उसमें जो कुछ कंजर्वेशन लैरिंजेक्टमी प्रोसीजर है वाइवा में पूछ सकते हैं वो है कॉर्डेक्टोमी। ठीक है, कोई वोकल कॉर्ड थोड़ा सा निकाल दें, हेमी लैरिंजेक्टमी आधा निकाल दें, फ्रंटो लेटरल पैराइटल लैरिंजेक्टमी, इसमें हम जो है वोकल कॉर्ड के साथ साथ जो एंटीरियर कमीशर है वो भी निकाल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एपिग्लोटेक्टमी, सुप्राग्लोटिक पार्शियल लैरिंजेक्टमी और सब टोटल लैरिंजेक्टमी। तो सुप्राग्लोटिक पार्शियल को हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, जिसमें मतलब हमने पार्शियली जो है हॉरिजॉन्टल वाला रीजन निकालना होता है, जिसमें एपिग्लोटिस एरिया, एपिग्लोटिक फोर, ट्रू एंड फाल्स वोकल को ये निकाल देंगे, फाल्स वोकल कॉर्ड सॉरी निकाल देंगे। तो मतलब हॉरिजॉन्टली आधा सेक्शन निकाल दिया लैरिंक्स का। ठीक है, तो ये डिफरेंट इनके नाम बस पता होने चाहिए, दैट्स इनफ। डिग्रा में तो बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी थी, लेकिन आपको नाम भी आने चाहिए इसके बस। तो इसके अलावा सर्जरी में ये हो गई कंजर्वेटिव सर्जरी। अब है टोटल लैरिंजेक्टमी, यानी पूरा लैरिंक्स ही निकाल दे। तो इसमें एक तो हायोइड बोन भी निकल जाएगी और जो प्री एपिग्लोटिक स्पेस है वो भी निकल जाएगी। यहाँ पर फिगर में देखिए स्पेसिमेन है लैरिंक्स का, उसको हमने निकाल दिया है। ये देखिए आपको एपिग्लोटिस नज़र आ रहा होगा, ये पायरिफॉर्म फोसा है और ये थायरॉयड कार्टिलेज पड़ा हुआ है, ये पोस्ट क्रिकोइड रीजन है हमारे पास, और यहाँ पे नीचे ट्रैकिया शुरू होती है। तो रिमूवल ऑफ द लैरिंक्स के बाद जो ट्रैकिया होता है ना, अब नीचे जो स्टम्प था जाहिर सी बात कनेक्टेड होता है ट्रैकिया के साथ, इस ट्रैकिया को हमें स्किन सरफेस पे लेके आना है और परमानेंट एक ट्रैकियोस्टोम लगा देंगे जिसके ज़रिए से पेशेंट जो है सांस लेगा बाहर की तरफ। ट्रैकियोस्टोमी, परमानेंट ट्रैकियोस्टोमी कर लेंगे नेक में। तो यहाँ पर देखिए फिगर में पेशेंट के हमने परमानेंट ट्रैकियोस्टोम लगा दिया है टोटल लैरिंजेक्टमी के बाद, हमेशा के लिए लगाएंगे। तो इसके अलावा कह रहा है कि पेशेंट जो है ब्रीथ इसी ट्रैकियोस्टोम के साथ करेगा अपनी पूरी ज़िंदगी। उसकी वॉइस जो है हमेशा के लिए चली गई है टोटल लैरिंजेक्टमी से, और डिफरेंट मेथड जो है वॉइस को रिस्टोर करने के लिए आफ्टर द लैरिंजेक्टमी, टोटल लैरिंजेक्टमी, वो हमें मेथड्स करने होंगे ताकि उसकी आवाज़ वापस आए। एक्सटेंडेड टोटल लैरिंजेक्टमी, एक्सटेंडेड, इसमें क्या होता है अलोंग विद द इंटायर लैरिंक्स जो आसपास वाले स्ट्रक्चर्स हैं जैसे फेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया, ईसोफेगस, टंग, थायरॉयड ग्लैंड, ये भी अगर ट्यूमर की वजह से इन्वॉल्व हुए तो वो भी हमने निकालने होते हैं। उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड टोटल लैरिंजेक्टमी, नाम से पता चल रहा है। फिर आता है रेडिएशन थेरेपी।
रेडिएशन से हमने कैसे कार्सिनोमा ऑफ द लैरिंक्स को ट्रीट करना है, तो याद रखिएगा ये या तो जो छोटी लेजन होती हैं जिनका क्योर जो है लाइकली होता है उस और हम उसमें लैरिंक्स के फंक्शन को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उसमें हमने रेडिएशन यूज़ करनी होती है, या फिर पेलिएशन के लिए, ठीक है। तो ये उन सर्कमस्टांसेस में भी हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे सर्जरी हमने नहीं करनी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, या फिर कोई और रीज़न जिसमें पेशेंट मना कर रहा है कि मैंने सर्जरी नहीं करवानी, तो हम रेडिएशन कर सकते हैं। तो इसको हम बाकी मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन में देते हैं एडवांस ट्यूमर में, ठीक है, क्योंकि एडवांस में रेडिएशन किसी काम की नहीं होती, उसके साथ कुछ और भी करना होगा, जैसे कीमो करनी होगी साथ में, ठीक है। तो इसमें पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है जहाँ पे रिस्क हो लोकल या रीजनल रिकरेंस का हाई हो, यानी हम ऑपरेशन जब हम कर भी लेते हैं उसके बाद भी हमने रेडिएशन देनी होती है ताकि रिकरेंस ना हो उस एरिया में। फिर कीमोथेरेपी से कैसे इलाज किया जाता है, ये भी एक इंटीग्रल कंपोनेंट होता है कार्सिनोमा को मैनेज करने का, आल्दो इन द रियलिस्टिक टर्म इट इज़ प्रीडोमिनेटली अ पैलिएटिव, ये भी पैलिएटिव है, ठीक है, सपोर्टिव है, बस मतलब सिम्टम वगैरह जो है सही होंगे और डिजीज़ ख़त्म नहीं होती, उसको कहते हैं पैलिएटिव। तो कीमोथेरेपी जो है सर्जरी से और ऊपर है, प्रायर है इन द लोकली एडवांस जो ट्यूमर हो, तो ये हम देते हैं टू प्रोड्यूस कंसिडरेबल ट्यूमर रिग्रेशन, इससे रिग्रेस कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। जो एडवांस वाले ट्यूमर होते हैं, ठीक है, उनमें कीमोथेरेपी को हम रेडिएशन के साथ कंबाइन करके देते हैं, इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है लेज़र थेरेपी। लेज़र में ज़ाहिर सी बात है हमने लेज़र यूज़ करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र जो है ये सक्सेसफुली यूज़ किया जाता है अर्ली जो ग्लोटिक और सुप्राग्लोटिक कार्सिनोमा होते हैं, ग्लोटिक सुप्राग्लोटिक, उसमें तो ये जो छोटी सी लोकलाइज ट्यूमर है उनके लिए ही इफेक्टिव होता है, ग्लोटिक या सुप्राग्लोटिक में। अब आता है कि हम ट्रीटमेंट कौन सा सिलेक्ट करें, उसकी सिलेक्शन कैसे होगी, इस पे जो है पास्ट में यहाँ से जो है SEQ शुरू होता है। तो याद रखिएगा सिलेक्शन मोडालिटी जो है ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स पे वो डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर पे, यानी एक तो किस जगह पे वो कार्सिनोमा हुआ है, एक्सटेंड कितना फैला है, स्टेज क्या चल रहा है उसका, ट्यूमर किस टाइप का है, पेशेंट की क्या एज है, पेशेंट का प्रोफेशन क्या है, उसके साथ उसको और कौन से कंकरेंट डिजीज़ेज़ हैं, फॉलोअप कंप्लाइंस है, आएगा दोबारा हॉस्पिटल फॉलोअप के लिए, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हमारे पास क्या है इंस्टीट्यूशन में। तो इन सब फैक्टर्स पे सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर छोटी T1 वाली लीजन है, ठीक है, और वो भी ग्लोटिक वाले एरिया में हुई है, तो उसको हम अच्छी तरह से रेडिएशन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं या लेज़र थेरेपी से। T1 या T2 की लेजन है लेकिन वो सुप्राग्लोटिस में है, और T2 की लेजन ग्लोटिस में है, तो इसको भी रेडिएशन या कंजर्वेशनल लेरेंजल सर्जरी, इसमें कंजर्वेशन भी आ गया, ठीक है, कंजर्वेशन वाली जो हमने डिस्कस की। अब T3 है और T4 एडवांस हो गया ना स्टेज, इस पे BCQ आया था कि अगर T4 है तो हम पास्ट आया था कि क्या इसको ट्रीटमेंट देंगे, तो इस तरह के लेजन में हमने पार्शियल या टोटल या एक्सटेंडेड टोटल लेरेंजेक्टमी करनी होगी, ठीक है, लेरिंग्स ही निकाल दिया या पार्शियल टोटल या एक्सटेंडेड। अब उससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस जो लेरेंजल कैंसर होते हैं तो उनमें कंबाइंड ट्रीटमेंट दिया जाता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सारे साथ दिए जाते हैं ताकि बेस्ट कंट्रोल किया जाए। अब नोडल मेटास्टेसिस हुई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो नोडल मेटास्टेसिस का ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करता है कौन सा N चल रहा है। अगर उसका N1 चल रहा है और N2 चल रहा है, यानी कि N1 क्या था कि उसने इप्सिलेटरल सिंगल नोड इन्वॉल्व किया, 3 से कम डायमीटर का है, या N2 चल रहा है उसमें भी ABC था, डिपेंड करता है इप्सिलेटरल का 3 से जो है ज़्यादा है, 6 से लेकिन कम है, और B में मल्टीपल है इप्सिलेटरल लेकिन 6 से कम है, और C में दोनों साइड के कॉन्ट्रालेटरल बायलेटरल यानी हो गया लेकिन 6 से बड़े हैं। तो N1 और N2 इनमें हमने क्या करना होता है, सर्जरी से हमने ट्रीट करना होता है उस वाले कैंसर को जहाँ पे रेडिकल नेक डायसेक्शन कर देनी है, यानी उसके लिम्फ नोड्स भी बाहर निकाल देने हैं सर्जरी के साथ साथ। अब N3 अगर नोड है यानी कि 6 से भी बड़ा नोड है, तो उसमें जो है उसको हम क्यूरेटिव सर्जरी के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, इसमें अब इलाज नहीं होता पॉसिबल, 6 से बड़ा है ना नोड, बहुत ज़्यादा मेटास्टेसिस हो गई है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि हम इसमें क्यूरेटिव सर्जरी नहीं करते, इसमें हमने सिर्फ पैलिएटिव रेडियोथेरेपी देनी होती है कि मतलब उसमें सिम्टम्स पेशेंट के रिलीव हों। जिस तरह पेशेंट को अगर लिवर सिरोसिस हो जाती है और उसमें जो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही एक वाहिद हल होता है, लास्ट स्टेज अगर है एंड स्टेज, और अगर पेशेंट को हेमोप्टाइसिस हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो है इसोफेजियल वेराइसिस की वजह से जो हेमोप्टाइसिस होती है उसमें हम बैंड लाइगेशन करते हैं, ठीक है। तो बैंड लाइगेशन जो होता है वो उसका मुकम्मल इलाज नहीं है, मुकम्मल इलाज उसका लिवर ट्रांसप्लांट है। तो जो बैंड लाइगेशन कर रहे हैं हम ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, ठीक है, सिम्टम्स वगैरह को बस इंप्रूव करने के लिए, मुकम्मल इलाज नहीं है, क्योर नहीं है। तो यहाँ पर भी ये पैलिएटिव रेडियोथेरेपी है, वो मुकम्मल इलाज नहीं है, ठीक है। तो पैलिएटिव रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी हमने एडवाइस करनी होती है N3 वाले केस में, ये क्योर नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद आता है ट्रीटमेंट फॉर द डिस्टेंट मेटास्टेसिस, यानी नोडल के बाद डिस्टेंट मेटास्टेसिस M वाला स्टेज है,
तो अगर प्राइमरी ट्यूमर है और उसने डिस्टेंट मेटास्टेसिस कर ली है तो उसको हम 2 सेपरेट एंटिटीज़ कंसीडर करते हैं। यानी पेशेंट को अगर प्राइमरी ट्यूमर भी है और उसको डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी है तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं और दोनों को हमने अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होगा। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है किस साइड पे हुई है, कितना ज़्यादा एक्सटेंट है डिजीज़ का, और सारी जो फॉर्म है ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ की उसमें हम सर्जरी भी देते हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कॉम्बिनेशन सब जो है मिक्स में हम यूज़ करते हैं डिस्टेंट मेटास्टेसिस वाले केस में। ठीक हो गया, दैट्स इट। यहाँ पर ये हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ कार्सिनोमा लैरिंक्स का। अब आता है वॉइस रिस्टोरेशन कैसे करें आफ्टर द टोटल लैरिंजेक्टमी। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हम जब ट्रैकेस्टोम लगा देते हैं उसके बाद हमने वॉइस रिस्टोर करने के डिफरेंट मेथड्स जो ट्राई करने होते हैं कि आवाज़ आ जाए पेशेंट की। तो उसमें जो है हम आफ्टर टोटल लैरिंजेक्टमी कौन से जो है वॉइस रिस्टोरेशन कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि दो टोटल लैरिंजेक्टमी जो है पेशेंट की ज़िंदगी तो बचा रहा है लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो, उसका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो लॉस्ट हो गया और डिप्राइव हो गया है। तो इन जनरल हमने जो ऑप्शन रखे हुए हैं रीस्टोरेशन ऑफ वॉइस के वो होता है ईसोफेजियल स्पीच। ठीक है, ये हमने डिंगरा में डिटेल में इसको डिस्कस किया था, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे यहाँ पर भी डिस्क्राइब है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। दूसरा ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला विथ वॉइस प्रोस्थेसिस भी यूज़ किया जाता है, और तीसरा इलेक्ट्रोलैरिंक्स जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ईसोफेजियल स्पीच कैसे होता है, मैंने आपको इसकी वीडियो भी दिखाई थी डिंगरा में, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। तो ईसोफेजियल स्पीच में क्या होता है, आप देखिए लैरिंक्स रिमूव हो गया तो पेशेंट की वॉइस प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन उसके बाकी आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर्स तो मौजूद है ना, जैसे उसका लिप्स, उसके पैलेट, उसकी टंग टीथ, माउथ, ये सब तो प्रेजेंट है ना, तो आर्टिकुलेशन तो हो सकती है। तो अब क्या होता है ईसोफेजियल स्पीच में हम पेशेंट को इस तरह ट्रेन करेंगे कि वो अपने ईसोफेगस में जो एयर है उसको स्टोर करके रखे और फिर साउंड प्रोड्यूस करे बाय द वाइब्रेटिंग क्रिकोफेरेंजिस मसल। हमारे ईसोफेगस के अपर बॉर्डर पे जो क्रिकोफेरेंजिस मसल होता है उसको एज अ वोकल कॉर्ड इस्तेमाल करे, उसको वाइब्रेट करवा के और साउंड प्रोड्यूस करे। पहले एयर को ईसोफेगस में स्टोर करे, फिर क्रिकोफेरेंजिस से वाइब्रेटिंग से जो है साउंड प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है बाय द वाइब्रेशन ऑफ द क्रिकोफेरेंजिस मसल, वो फिर आर्टिकुलेट होती है इन द सेम वे बाय द टंग। आगे फिर उसकी जिस तरह हमारी नॉर्मली टंग आर्टिकुलेशन करती है वही करेगी, पैलेट, लिप्स वो आर्टिकुलेट कर लेंगे। अब इस ईसोफेजियल स्पीच का फ़ायदा क्या होता है कि ये कोस्ट इफेक्टिव है, सस्ती है, इसमें प्रोस्थेसिस नहीं लगाना पड़ रहा, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, इसमें फूड की एस्पायरेशन भी नहीं होगी जिस तरह फिस्टुला में हो जाती है, और इसमें कोई एडिशनल सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है, ये बस पेशेंट को सिखानी होती है। तो इसके ऑब्वियस डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये थोड़ी मुश्किल होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, पेशेंट को सीखने में वक्त लगता है, और इसमें स्पेशलाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और पेशेंट जो है इसमें सिर्फ छोटे छोटे से सेंटेंसेस ही बोल सकता है, ये भी इसका थोड़ा सा नुकसान है। तो ईसोफेजियल स्पीच में एडवांटेजेस क्या है, समराइज़ करें, एक तो कोस्ट इफेक्टिव, नो प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, नो एस्पायरेशन ऑफ द फूड और स्लाइवा, नो एडिशनल सर्जरी रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेजेस या शॉर्ट कमिंग्स क्या है, एक तो ये मुश्किल होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है टू लर्न, और इसमें जो है स्पेशलाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और पेशेंट जो है सिर्फ शॉर्ट सेंटेंसेस ही बोल पाता है। दूसरा ट्रीटमेंट होता है वॉइस रिस्टोरेशन में ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला विथ वॉइस प्रोस्थेसिस। अब इसमें क्या होता है, हमारा बेसिक एम होता है कि हम एक शंट बना दें, क्रिएट कर दें ट्रैकिया के और ईसोफेगस के दरमियान, और एयर जो है लंग्स में से वो डाइवर्ट हो जाए इस शंट के थ्रू, मतलब ट्रैकिया से एयर आ रही थी लंग्स में से और वो इस शंट के ज़रिए ईसोफेगस में चली जाए। तो इसमें डिफरेंट तरह के वॉइस प्रोस्थेसिस भी अवेलेबल हैं जो कि हम ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला के अंदर पे वो डिवाइसेस फिट करते हैं उस फिस्टुला में। तो जब जो है एयर उस प्रोसेस से पास करेगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। अब ये जो प्रोसेस है ये एक वन वे वाल्व की तरह एक्ट करता है, यानी इससे एक तरफा वॉल की तरह, जो अलो करेगा कि एयर जो है उसमें से पास हो फ्रॉम द ट्रैकिया इनटू द ईसोफेगस। ठीक है, पिक्चर नहीं बनी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो में। तो उससे क्या होगा कि फूड और स्लाइवा जो है वो जो है ट्रैकिया में जा सकते हैं, ये इसका नुकसान है। तो वॉइस प्रोस्थेसिस जो हमने उसमें फिस्टुला में लगाया है उसमें आता है ब्लूम सिंगर, ये इसके नाम है प्रोस्थेसिस के, ब्लूम सिंगर, पांजे बटन, प्रोवोक्स प्रोस्थेसिस, सिंग्स प्रोस्थेसिस। अब है लास्ट इलेक्ट्रोलैरिंक्स। देखिए ये इसकी भी वीडियो दिखाई थी मैंने। इलेक्ट्रोलैरिंक्स एक हाथ में पकड़ने वाला हैंड हेल्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेटर ही होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करेगा, इससे साउंड प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, जिस तरह ये फिगर में दिखाया गया है ये साउंड प्रोड्यूस करेगा और फिर जो है ये साउंड यहाँ से जाएगी पेशेंट के फिर मुंह से निकलेगी, लेकिन आगे फिर पेशेंट जो है आर्टिकुलेट करके और नॉर्मल वे में बोल पाएगा। ठीक है, मतलब एक मीडियम चाहिए ना जिसमें से एयर हो प्रोड्यूस हो, तो इसमें से वेव्स प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेटर है जो साउंड प्रोड्यूस करेगा और वो साउंड फिर आर्टिकुलेशन के थ्रू सेंटेंसेस बनेंगे और पेशेंट बोल पाएगा।
दैट्स इट, इस चैप्टर को समराइज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। हमने पहले जो है सबसे बिनाइन ट्यूमर के बारे में कहा कि इतने कॉमन नहीं है बनस्पत मैलिग्नेंट ट्यूमर के ऑफ द लैरिंग्स। 2 तरह के हमने लैरिंजल पेपिलोमा पढ़े, सिंगल और मल्टीपल पेपिलोमेटा। तो वोकल कॉर्ड का पॉलिप के बारे में कहा, वो ट्रू नियोप्लाज्म नहीं होता। फिर हमने कहा कि मैलिग्नेंट जो लैरिंग्स के मेजॉरिटी जो ट्यूमर्स हैं वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ही होते हैं। 76% जो लैरिंग्स में है वो ग्लोटिक के रीजन में अराइज करते हैं कैंसर्स। और सिम्टम जो है इस वाली टाइप में अर्ली क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास वॉइस अफेक्ट होगी, हॉर्सनेस होगी, बेशक छोटी सी लीजन हो, ठीक है, तो सिम्टम जल्दी प्रोड्यूस होंगे। और मेटास्टेसिस लेकिन इसमें याद रखिएगा रेयर होती है, क्योंकि यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत कम होती है ग्लोटिक रीजन में। वैसे इसकी ओवरऑल प्रोग्नोसिस अच्छी होती है ग्लोटिक वाले की। फिर हमने कहा हम जो है सर्जरी जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रखते हैं मोस्ट केसेस में। कैंसर वाले में, लैरिंग्स के कैंसर में सर्जरी करनी होती है ज़्यादातर। लेट या फिर अगर एडवांस ट्यूमर है तो उसमें फिर हम कंबाइंड ट्रीटमेंट दे रहे थे, जिसमें सर्जरी के साथ साथ हम रेडिएशन भी दे रहे थे और कीमोथेरेपी भी दे रहे थे। अब जब टोटल लैरिंजेक्टमी कर दी जाती है, पूरा लैरिंग्स निकाल दिया जाता है, तो वॉइस लॉस्ट हो जाएगी। फिर डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े वॉइस को रिस्टोर करने के। ईसोफेजल स्पीच भी एक था जो सस्ता मेथड था, उसमें कोई भी एस्पायरेशन फूड की नहीं होती, स्लाइवा वगैरह की एस्पायरेशन नहीं होती, लेकिन ये एस्पायरेशन ट्रैकियो ईसोफेजल फिस्टुला वाले मेथड में हो रही थी, विथ या विदाउट द वॉइस प्रोस्थेसिस, ठीक है, जिसमें हम प्रोसेसेस यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी, तो एस्पायरेशन लेकिन होगी उसमें, उसका डिसएडवांटेज था। दैट्स इट। अब BCQs है हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया 20 साल मेल पेशेंट आया कंप्लेन के साथ कि उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो गई और वो भी 3 से 4 महीनों से है। जब हमने DL किया तो हमें एक सिंगल पेपिलोमा नज़र आया लैरिंग्स में। अब बताएं इसकी साइट ऑफ ओरिजिन क्या है इस पेपिलोमा की। तो हमने पढ़ा कि ये एंटीरियर हाफ ऑफ द ट्रू वोकल कॉर्ड पे ज़्यादातर अराइज करते हैं, एंटीरियर हाफ। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक ग्रुप में जो सॉलिटरी पेपिलोमा है लैरिंग्स के वो ज़्यादा होते हैं। सॉलिटरी अच्छी तरह रट लें कि जो हमारे पास एडल्ट हैं उनमें होते हैं, लेकिन एडल्ट भी मेल में जो है सॉलिटरी पेपिलोमा होंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप में मल्टीपल पेपिलोमेटोसिस ऑफ द लैरिंग्स इज मोस्ट कॉमन। मल्टीपल जो है हमने पढ़ा था कि वो चिल्ड्रन में कॉमन होती है। 4 साल बच्चा जो है उसको ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव किस्म का हॉर्सनेस थी और डिस्निया था। तो DL पे हमें पता चला मल्टीपल पेपिलोमा बन गए लैरिंग्स में। अब बता कौन सा वायरस इसका कॉज बनता है, तो हमने पढ़ा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसका कॉज बनता है, ठीक है, स्पेशली टाइप 11 और 6। उसके बाद आता है 61 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, उसको क्रॉनिक स्मोकर भी है, लैरिंग्स में ग्रोथ बन गई, हिस्टोपैथोलॉजी में कंफर्म किया तो वो मैलिग्नेंट थी। अब बताएं कि कौन सी टाइप की मैलिग्नेंसी ये होती है। ज़्यादातर ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होते हैं, अच्छी तरह से याद रखिएगा, मोस्टली स्क्वामस सेल होंगे मैलिग्नेंट लैरिंग्स में। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा डायग्नोस हिस्टोपैथोलॉजी लैरिंग्स में 58 ईयर ओल्ड मेल पे। अब बताएं इसकी साइट मोस्ट कॉमन इसकी ट्यूमर की क्या होती है। स्क्वामस की ज़्यादातर हमारे पास होती है ट्रू वोकल कॉर्ड पे। 70% ऑफ द केसेस में ये ग्लोटिक वाले रीजन यानी ट्रू वोकल कॉर्ड पे होंगे। 54 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट ग्रोथ होगी वोकल कॉर्ड पे, ट्रू वोकल कॉर्ड पे, राइट साइड पे। अब हिस्टोपैथोलॉजी में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मिला। अब बताएं इसका ओरिजिन क्या है इस तरह के ट्यूमर का, तो ये हमारे एंटीरियर हाफ ऑफ द वोकल कॉर्ड से ही अराइज करेंगे। 61 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट को स्क्वामस सेल कार्सिनोमा लैरिंग्स में हो गया, राइट वोकल कॉर्ड में हुआ, सुप्राग्लोटिस में भी हुआ और वोकल कॉर्ड्स फिक्स्ड भी हैं, फिक्सिंग भी हो गई है। तो उसको जो है सिर्फ सिंगल यानी एक साइड का एप्सिलेटरल लिम्फ नोड है और वो भी 3 सेंटीमीटर से कम है और साथ में कोई भी डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं हुई, यानी कि N भी जो है M0 है। अब बताएं TNM स्टेजिंग के अकॉर्डिंग कि ये पेशेंट जो है उसमें कौन सा स्टेज चल रहा है ट्यूमर का। तो इसमें याद रखिएगा सिनेरियो की बेसिस पे हमने डायग्नोस कर लिया कि M तो 0 है, N 1 है और T 3 चल रहा है, ठीक है। ये अगर अच्छी तरह से याद किया होगा तो ही आप ये सॉल्व कर पाएंगे। 58 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट डायग्नोज हुआ कि उसको लेरेंजल कार्सिनोमा है, जिसमें N1 नोडल मेटास्टेसिस हो गई। अब बताएं N1 में जो है कौन सा आप ट्रीटमेंट देंगी या देंगे। तो इसमें जो है हमने रेडिकल नेक डायसेक्शन करनी होगी N1 वाले केस में, अगर एक नोड जो है वो इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। हमने पढ़ा था N1 एंड N2 में हम रेडिकल नेक डायसेक्शन करते हैं। फिर 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट आया, उसको डायग्नोज हुआ केस ऑफ ग्लोटिक कार्सिनोमा ऑफ द लैरिंग्स। अब बताएं अर्लीस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम इस पेशेंट में क्या होगा, क्योंकि ग्लोटिक रीजन का कार्सिनोमा हो गया तो अर्लीस्ट जो इसमें प्रेजेंटिंग फीचर है वो उसको हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस ही होगी। 65 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट डायग्नोज हुआ कि उसको ग्लोटिक कार्सिनोमा। अब बताएं इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ पेन जो हो रहा है इसको थ्रोट में इस तरह के केस में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो याद रखिएगा पेन इस वाले में ग्लोटिक में रिलेटिवली अनकॉमन है और पेन उसमें लेट सिम्टम ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर हम करते हैं 54 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट पे जिसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा लैरिंग्स में हो गया। अब बताएं कौन सा जो है ट्यूमर मोडेलिटी इस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर द मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज कोस्ट इफेक्टिव, कौन से वाले में है कोस्ट इफेक्टिव जो है ये ट्रीटमेंट रहेगा। तो उसमें जो है याद रखिएगा अर्ली जो ग्लोटिक कार्सिनोमा है उसमें, क्योंकि लेज़र जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्ली और जो सुपरफिशियल वाली लीजन्स होती हैं, तो ग्लोटिक में हमने पढ़ा था सुपरफिशियल लीजन्स होती है तो इसलिए उसमें ये अच्छा रहेगा।
ठीक है, थोड़ा समझने वाली भी सीक्यूज़ हैं। कंसल्टेंट ने एडवाइस किया फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी की जाए 59 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट की जिसको लेरेंजल कार्सिनोमा हो गया है। ठीक है, तो अब बताएं व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन रोल ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन इन सच अ केस। तो ये हम क्यों करें, ताकि हम लिम्फ नोड के मेटास्टेसिस को डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, तब हम FNAC करते हैं। टोटल लेरेंजेक्टोमी की क्योंकि हमने एडवांस लेरेंजल कार्सिनोमा को ट्रीट करना था 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट में। अब बताएं कि what will be the effect on the patient's voice after this operation। तो उसकी जो वॉइस है उसमें क्या चेंज आएगा कि उसको बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाएगी परमानेंटली। ठीक है, तो इसलिए फिर हमें कोई और मेथड करना होगा रिस्टोरेशन ऑफ वॉइस के लिए। 59 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट जो है उसमें टोटल लेरेंजेक्टमी कर दी ट्रीटमेंट ऑफ लेरेंजल कार्सिनोमा के लिए। फिर उसने ईसोफेजल स्पीच सीखी कुछ टाइम के बाद। अब बताएं कौन सा मसल जो है वाइब्रेट होगा और इस केस में साउंड प्रोड्यूस करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिकोफेरेंजिस मसल जो हमारा अपर ईसोफेजल स्फिंक्टर होता है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, वोकल कोर्ड्स का काम करेगा। अब 64 ईयर मेल पेशेंट जो है उसको टोटल लेरेंजेक्टमी हो गई लेरेंजल कार्सिनोमा के लिए। सर्जरी के बाद उसको हमने ईसोफेजल स्पीच सिखाई ताकि उसकी रिस्टोर हो वॉइस। अब इसका बहुत बड़ा मेन नुकसान क्या होता है ईसोफेजल स्पीच का, वो है कि ये बहुत मुश्किल होती है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको सिखाने में। ठीक है, लर्न करने में, सीखने में। दैट्स इट। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट जो है कंप्लीट हो गया विच वॉज चैप्टर नंबर 49। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम चैप्टर 50 स्टार्ट करेंगे।